Hello everyone, I am Dr. Suchita. I am a radiologist and a fetal medicine specialist. तो आज बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि इनएबिलिटी टू कंसीव। तो क्या है इनफर्टिलिटी? अगर एक कपल 6 मंथ्स तक साथ रहता है, कंसीव करने का ट्राई करता है, अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट रखते हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तो हम इसे कंसिडर करते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी जो है वो मेल फैक्टर हो सकती है या फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि मेल्स में कोई कमी की वजह से इनफर्टिलिटी है या फीमेल्स में कोई कमी की वजह से इनफर्टिलिटी है। तो पहले बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो फीमेल्स में क्या कारण हो सकते हैं? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, यूटरस, ट्यूब्स एंड ओवरीज। यूटरस में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है। आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स हैं, फाइब्रॉइड्स होने से हमेशा कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती। एक अच्छा 3D अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जिससे पता चलता है कि फाइब्रॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड मैपिंग। अगर फाइब्रॉइड्स यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि सेंट्रल लाइनिंग के पास है जहाँ पे बेबी कंसीव होता है, तो वैसे फाइब्रॉइड्स कंसीव करने में प्रॉब्लम करते हैं। कौन कौन से फाइब्रॉइड्स? एक फाइब्रॉइड्स जो मोर देन 4 सेंटीमीटर्स हैं, सेकेंड फाइब्रॉइड्स जो कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, यानी कि अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग अंदर की यूट्राइन कैविटी के अंदर है। थर्ड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, यानी कि जो यूट्रस की वॉल में है मगर वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो अंदर की लाइनिंग है उसे टच कर रहे हैं या उसे पुश कर रहे हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स कंसीव करने में प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है यूट्रस में एडिनोमायोसिस, यानी कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है और एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि जो अंदर की लाइनिंग है और जो यूट्रस की मसल है वो दोनों आपस में मिल सी जाती हैं, उनकी अल्ट्रासाउंड पे वो क्लियर नहीं दिखती। ऐसे केसेस में भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा कॉज है एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियम, जैसा कि मैंने कहा, अंदर की लाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में ही बेबी ठहरता है, तो अगर लाइनिंग किसी भी कारण डिसरप्ट हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो वो कंसीव करने में दिक्कत करती है। जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हैं, तो अगर आपको पॉलिप्स है तो अक्सर आपको वो रिमूव कराने पड़ते हैं, पॉलिप्स रिमूव कराने पड़ते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड है जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसको टच कर रहा है तो उन्हें भी कई बार रिमूव करना पड़ता है। और अगर एडिनोमायोसिस है तो आपके डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स जिससे एडिनोमायोसिस बेहतर हो जाए और आप कंसीव कर पाएँ। सेकेंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कंपोनेंट है वो है ट्यूब्स, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स एक बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मली किसी अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता। इसलिए आप जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स कराएंगे उसमें फैलोपियन ट्यूब्स नहीं नज़र आती। ये पता करने के लिए कि ट्यूब्स ठीक है कि नहीं, आपको HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम या SSG सोनोसैल्पिंगोग्राम नाम का टेस्ट कराना होता है। इसमें हम ट्यूब्स के अंदर एक डाई पुश करते हैं और एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं कि वो डाई ट्यूब्स के थ्रू हो करके बाहर की पेरिटोनियम यानी फीमेल के स्टमक में स्पिल हो रही है कि नहीं। आपकी 2 ट्यूब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो अगर कोई एक ट्यूब ब्लॉक है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली, क्योंकि आपकी 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। एक मंथ में एक साइड से एग बनता है और रिलीज होता है। तो जिस मंथ में आपका दूसरी साइड से जो नॉर्मल ट्यूब है उस साइड से एग रिलीज होगा, उस साइकिल में आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। बट अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो आपको या तो सर्जरी करा करके ट्यूब्स खुलवानी पड़ेगी या आप स्ट्रेट अवे IVF करा सकते हैं, जिसमें कि आपके ओवरी से एग लेकर के और आपके हस्बैंड के सीमन को लेके एक एम्ब्रायो बनाया जाता है, यानी कि बेबी, और उसको डायरेक्ट आपके यूट्रस में इम्प्लांट कर सकते हैं। थर्ड कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज ओवरीज। ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसमें कंसीव करने में दिक्कत आती है। पेशेंट्स हमसे कई बार पूछते हैं कि PCOD में क्या मैम कंसीव हो ही नहीं सकता? ऐसा नहीं है। PCOD वाले बहुत से पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण एग्स टाइमली रिलीज नहीं होते और टाइमली वो एम्ब्रियो नहीं बना पाते, इस वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते। इनफैक्ट PCOD वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है IVF के लिए। कई बार पेशेंट्स कई सालों तक ट्राई करते हैं और कंसीव नहीं कर पाते तो IVF कराना पड़ता है। तो PCOD में एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिस वजह से आपकी ओवरी सही टाइम पे और अच्छी क्वालिटी का एग नहीं प्रोड्यूस कर पाती। उसके अलावा आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट है, क्रॉनिक सिस्ट, जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में क्या होता है, जो आप ओवरीज में जो एग्स हैं उनके अंदर हर मंथ में पीरियड्स के समय जैसे ब्लीडिंग होती है यूट्रस में, वो बाहर आ जाती है। ये ओवरी के सिस्ट में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होते रहती है।
जिसकी वजह से ब्लड ओवरीज के अंदर जमा हो जाता है, और वो जमा ब्लड की वजह से वो ओवरीज कई बार अगल बगल के स्ट्रक्चर से चिपक जाती हैं और कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या चॉकलेट सिस्ट है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और अगर ठीक नहीं होता है तो सिस्ट को कई बार सर्जरी करके भी निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी की। मेल फैक्टर्स क्या है? एक तो है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट का कम होना। स्पर्म काउंट कम क्यों होता है? स्पर्म काउंट लाइफस्टाइल की वजह से कम हो सकता है। अगर कोई एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, नॉर्मल अल्कोहल इंटेक से स्पर्म काउंट कम नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से या कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट पे असर आता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना लेने से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कई बार मेल्स में इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उस कारण भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। वेरिकोसील के कारण बहुत बार स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जो आपके मेल्स में वेन्स होती हैं जो टेस्टिस से स्पर्म और हार्मोन्स को कैरी करती है, वो कई बार डायलेट हो जाती हैं, यानी कि स्वेल हो जाती है। उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है। कई लोगों का बाय बर्थ ही स्पर्म काउंट कम होता है। बचपन में कोई टेस्टिस में इन्फेक्शन हुआ, या इंट्रायूट्राइन लाइफ में, या बचपन में अनडिसेंडेड टेस्टिस थी, यानी कि टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में नहीं डिसेंड हुई थी। ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। कम स्पर्म काउंट के कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। इसका भी आप ट्रीटमेंट अवेलेबल है, करा सकते हैं। किसी किसी केस में स्पर्म काउंट बहुत कम होता है तो आईवीएफ भी कराना पड़ता है। तो आईवीएफ के प्रोसीजर में वो टेस्टिस से ही स्पर्म को डायरेक्ट निकाल लिया जाता है, जिसको कहते हैं टीसा, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन के थ्रू भी स्पर्म्स को रिट्रीव किया जा सकता है और फिर उससे एम्ब्रायो बना करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इम्प्लांट कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। एक अनदर कॉज इज एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट का बिल्कुल जीरो होना। जीरो स्पर्म काउंट का अक्सर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में आपको डोनर स्पर्म लेना होता है, कहीं और से स्पर्म लेकर के फिर एम्ब्रायो बना करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आईयूआई के थ्रू भी कंसीव किया जा सकता है। सो ये सब कॉमन कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉज है तो आप एक अपने अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए। 3D स्कैन हम रिकमेंड करते हैं फीमेल्स में, 3D ट्रांसवेजाइनल स्कैन। अच्छा ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराने से बेटर डायग्नोसिस होता है और टाइमली राइट ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जा सकता है। Thank you everyone for watching this, and if you like the video please like and subscribe to our channel.